सीधी बात में आज बारी है राज्यसभा के नए सदस्य विजय माल्या की। घुड़दौड़ के शौकीन और तड़क भड़क के रसिया विजय माल्या को लिकर बैरन यानी शराब उद्योग का बेताज बादशाह कहा जाता है। कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों के विधायकों को फोड़कर राज्यसभा में पहुंचने की अपनी हसरत तो माल्या ने पूरी कर ली, लेकिन इनके पीछे उनका मकसद क्या है? अपने शराब के कारोबार और रेस कोर्स में घोड़े दौड़ाने के लिए उनके पास क्या अब वक्त बचेगा? उनकी राजनीतिक और कारोबारी इच्छाओं पर आइए करते हैं विजय माल्या से ही सीधी बात। विजय माल्या जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप तेज घोड़े दौड़ाते हैं, तेज हवाई जहाज रखते हैं, तेज गाड़ियों का शौकीन हैं, आपको ये सब तेज तर्रार लाइफ है आपकी। ये हाउस ऑफ एल्डर्स, बूढ़ों के हाउस में क्यों पहुंच गए आप? तेजी में इतराज क्या है? नहीं, हाउस ऑफ एल्डर्स में क्यों पहुंचे आप? इतराज हमें नहीं है कुछ भी। हाउस ऑफ एल्डर्स तो आप कहते हैं, हमने कहते कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही। ये तो हाउस ऑफ हमारे हिसाब से राज्यसभा जो है इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इक्विवेलेंट टू द सेनेट। सेनेट के पास तो डायरेक्ट पावर है, हमारी राज्यसभा के पास वो पावर नहीं है। पावर की सवाल है नहीं, पावर की सवाल नहीं है। राज्यसभा इज ए फोरम वेयर स्टेट्स ऑफ द कंट्री आर रिप्रेजेंटेड लाइक द सेनेट। आप करेंगे हाउस ऑफ एल्डर्स, जिसको आप कहते हैं, इज बीइंग कंपेयर्ड टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड, जहां हमारा वही मॉडल है। जिनके उम्र काफी हैं और जिनके हेरिडेटरी राइट्स हैं, उन लोग बैठते हैं उधर। तो सवाल यह है कि चाहे हाउस ऑफ एल्डर्स हो कि हाउस ऑफ यंगस्टर्स हो या मिडिल एज आपके जैसे या मिडिल एज हो। हाँ, आप तो कहते हैं तेजी भी है और मिडिल एज भी है। आपके शौकीन तेज हैं। हाँ, मैं तो अपने आप को मिडिल एज नहीं समझता हूँ। आप जवान हैं बहुत। मैं बिल्कुल जवान हूँ। नजर आ रहा है। इसलिए वो तेज मामलों में। तो आप अपनी जवानी का प्रयोग राज्यसभा में कैसे करेंगे? क्योंकि वहां पर क्या एजेंडा है आपका? नहीं, बहुत सारे लोग हैं लाइक माइंडेड, जैसे कि यंगस्टर्स। अभी नए रॉबर्ट खरसिंग आया मेघालय से, जय पांडा है उड़ीसा से। वी आर ऑल ऑफ द सेम एज ब्रैकेट एंड वी थिंक अलाइक। प्रफुल्ल पटेल है, सुरेश कलमाडी है। फॉरगेट अबाउट विच पार्टी यू बिलोंग टू। अल्टीमेटली यंगस्टर्स हैव सम डायनामिज्म, सम विजन। आपका अपना पर्सनल एजेंडा जो आप, जी तो आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी पार्टी से चुन के आए नहीं जी। तो ये हालांकि आप पार्टी को तोड़ के वोट लेके आए हैं, पर पार्टी से नहीं आए किसी से। तो पार्टी जब तक आपके पीछे नहीं होगी तब तक आप कैसे अपना एजेंडा आगे बढ़ाएंगे? क्षमा कीजिएगा, वो आपकी ही पार्टी के कैंडिडेट को मैं हराया हूं, लेकिन मैं कोई वोट तोड़ा नहीं। वो अपने आप खुद ही वोट टूट गया। तो पार्टी तो आप किसकी है? मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो आपको आप हमारी खिंचाई कर रहे हैं, मैं आपकी खिंचाई कर रहा हूँ। इसलिए मेरी पार्टी का या आपने किसी को भी हराया? कांग्रेस कांग्रेस के लोगों को भी तोड़ा आपने? मैं किसी का वोट तोड़ने नहीं गया, ना तो मैं खरीदने गया। ये सब बकवास है। देखिए, बीजेपी में, जहां कर्नाटका की बीजेपी स्टेट यूनिट में बहुत सारे डिसिडेंट्स थे। वो तो थोड़े वोट हैं, बाकी वोट बाकी पार्टियों को मिले ना। मेरा तो वैसे ही 23 वोट तो जनता परिवार की थी। अच्छा, और फिर ये जो डिसिडेंट बीजेपी डिसिडेंट्स वोट्स आ गए हमको, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रेफरेंस वोट्स तो कांग्रेस ने तो ऑफिशियली अलॉट कर दिया मेरे को। तो आई वॉज ऑन अ गुड विकेट। विजय, आपने इलेक्शन के बाद कहा कि इट वॉज टफेस्ट बैटल ऑफ माई लाइफ। तो जाहिर है ये सबसे कीमती लड़ाई भी लड़ी आपने। कीमती गिना जाता है, कीमती जो है केवल पैसा से नहीं गिना जाता है। अच्छा, लेबर से गिना जाता है? लेबर से भी गिना जाता है, स्ट्रैटेजी से। हम तो पैसे वाली बात कर रहे हैं अभी। आप पैसे वाली बात कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा हूँ पैसे वाली बात। आप करिए ना कुछ के बारे में। ये जब लगा कि आपको 2000 में तो हार गए आप, 2002 में जीत गए, हार गए, लेकिन वहां तब थोड़ा लेबर कम की थी आपने। नहीं, वो स्ट्रैटेजी अलग थी और स्थिति भी अलग थी। वहां तो 2000 में वो कांग्रेस पार्टी ने 10 इंडिपेंडेंट्स को एडमिट कर लिया, फिर जनता दल सेक्युलर को तोड़ के 6 और वहां से एडमिट कर ली। तो उसमें कैलकुलेशंस वर वेरी डिफरेंट। या पैसे कम थे, सौदेबाजी कम हुई उस वक्त? सौदेबाजी इस बार भी नहीं हुआ, बल्कि आप पूछना चाहते हो तो हाँ। आपके विरोधी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, खर्च देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि खर्चा नहीं हुआ। हाँ, ये खर्चा हुआ, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि इस साल खर्चा
अगले बारी से बहुत कम हुआ। आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आप किसके नजदीक हैं? कांग्रेस के, जनता दल के, बीजेपी के? देखिए जी, मैं तो हूं सेक्युलर। नहीं, आइडियोलॉजी नजदीक मैं नहीं सुनिए करेगा ना, हाँ। मैं तो हूं बिल्कुल सेक्युलर। अपना जीवन में जब बचपना से मैं अपना व्यापार में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो मैं गया बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां सब हमारी पोस्टिंग होती थी। तो वहां मुसलमान कारीगर, क्रिश्चियंस कारीगर सब थे। और हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से ये कम्युनल डिफरेंसेस तो हमारे दिमाग में आते ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। पॉलिटिकली सुन लीजिए ना, नहीं देखिए, पॉलिटिकली मेरे को कोई स्टैंड लेने की जरूरत बिल्कुल है नहीं। जो दिल कहता है वही करता हूं। आपने कहा आप सेकुलर माइंडेड हैं। सेकुलर माइंडेड की सब इंडियन। और बीजेपी क्या है? वो देखिए, जिस हिसाब से पार्लियामेंट चल रही है, जो चर्चा पार्लियामेंट में हो रही है, वो अपोजिशन कहते हैं कि बीजेपी, आरएसएस। साफ नहीं दे रहा आप, यहाँ सीधी बात मेरा प्रोग्राम है। बिल्कुल है, सीधी बात ही बोलता हूं मैं। देखिए, बीजेपी को क्या मानते हैं, सेकुलर या कम्युनल? यही तो बात है। मैं बीजेपी को कहीं ब्रांड करने जाऊं तो फिर हमारी एक्सपीरियंस ही होगी ना। मैं तो प्री कंसीव नोशन लेके तो नहीं चल सकता है। आपका एक्सपीरियंस क्या अभी? मेरा एक्सपीरियंस, पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो अभी है वो कम्युनल है। बीजेपी कम्युनल है क्योंकि गुजरात में क्या हो रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग बैठे हैं। तो आप कहते हैं दिस इज आवर इंटरनल मैटर। नहीं, सुनिए, ट्रेन जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, रोज अखबार में पढ़ता हूं मैं कि सो मेनी पीपल डेड इन गुजरात। तो किस वजह से हो रहा है ये तो कम्युनल वायलेंस है। मुझे लगता नहीं है आपको बीजेपी है कम्युनल, पर जीतने के लिए 6 बीजेपी के एमएलए आपने तोड़ लिए, कम्युनल वोट्स ले लिए, वो आपको अच्छा लगा? वो अभी बीजेपी वाले हैं नहीं, क्योंकि वो बीजेपी वाले खुद पार्टी से एक्सपेल हो चुका है। तो वो भी चाहते थे कि वो निकल जाए पार्टी से। जीते तो बीजेपी के थे ना। अरे वो तो मतलब जो बिकाओ वो सेकुलर, जो नहीं बिकाओ वो सेकुलर नहीं। देखिए, वोट डालना एक चीज होता है, सेकुलरिज्म दूसरा होता है। उन लोग निकलना चाहते थे, उनके कोई रास्ता नहीं था, तो हमको वोट दे के खर्च हुआ। आपने कहा ना अभी थोड़ा पैसा खर्च हुआ। देखिए, उन लोग, मैं तो वोट चाहता था, उन लोग तो बीजेपी से निकलने वाले थे। उनका तो इच्छा ये था कि किसी हालत से भी मैं पार्टी से निकलूं। अभी 1/3 मेजोरिटी तो थे नहीं उनके पास निकलने के लिए। उन्होंने वोट दिया आपको, किसी कीमत पे दिया होगा ना? हाँ, उनके एक्सपेल होने की कीमत आपने दी, वही दिया ना मैं। तो वो निकल गए, अभी अलग से बैठ रहे हैं, वो खुश है, हम भी खुश हैं। एक्सपेल होने की कीमत कितनी दी आपने? नहीं, वो अलग बात है, वो छोड़िए। वहां पर तो मैं बोलता हूँ ना, यहाँ तो ये तो डिसिडेंस की और डिससेटिस्फैक्शन की कीमत थी। मुझे मिला जी, आप बहुत अच्छे, आपका बिजनेस चल रहा है उसके अंदर काफी। ये जो आपने कहा कि कीमत देनी पड़ी, आपको चुकानी पड़ी कीमत राज्यसभा में आने के लिए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आप तरह आ रहे हैं हाउस के अंदर। ये एक इमेज नहीं खराब हो रही एमएलए की कि पैसा लेकर के लोग हर जगह चुनाव जीत करके आ रहे हैं? इससे एक बदनामी नहीं होती हाउस की? सच हो या झूठा मैं नहीं जानता इसके बारे में, पर एक इमेज तो बनती है ना कि आप पैसा दे करके जीत के आए हैं। इमेज बल्कि बने, लेकिन मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट्स पढ़ चुका हूं। उसमें लिखा है वेरी क्लियरली कि राज्यसभा के चुनाव सीक्रेट बैलेट से होगी। ये सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या है कि एवरी एमएलए शुड एक्सरसाइज हिज ओन इंडिविजुअल चॉइस। नहीं तो सीक्रेट बैलेट की तो कोई मतलब ही नहीं है। जहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखी है कि सीक्रेट बैलेट है, तो उसका मतलब यह है कि कोई विप नहीं चलेगा, कि कोई पार्टी की इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी। आपने जवाब मैंने जो पूछा, इससे बदनामी हो रही है कि लोग राज्यसभा टिकट खरीदे जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो और लोग क्या करते क्या नहीं करते वो अलग बात है, और मैं जानना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी बात करूंगा कि इस बार एक खरीदारी नहीं हुई। वहां बीजेपी से काफी लोग थे जो बीजेपी से निकलने का फैसला कर लिया था। उसकी कीमत एक्सपल्शन की आपसे उन्होंने वसूल कर ली। और कांग्रेस ने सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस वोट हमको दे के, इट वाज वेरी क्लियर कि वो बीजेपी को हराने का एजेंडा था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हु इज सेक्युलर माइंडेड इज बेटर देन बीजेपी कैंडिडेट। तो अभी देखिए, और इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हम लोग बिजनेस चलाते हैं, हमारी इंडस्ट्री जो है
विजय, मैं इसको रोकूंगा आपको। आप बाकी इंडस्ट्रीज कैसे राज्यसभा में आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे, ये हम आपसे बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, हम बातचीत कर रहे हैं लिकर बैरन विजय माल्या से। विजय जी, आप कह रहे थे कि और इंडस्ट्रीज आए हैं, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं जो राज्यसभा में है। क्या है आप में और उनमें क्या डिफरेंस है आने के लिए? देखिए, हमारा कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज माय फंडामेंटल राइट। इंडियन सिटीजन होते हुए मैं चुनाव लड़ सकता हूं और मैं पार्लियामेंट में बैठ सकता हूं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अच्छा, उसके बेसिस पे आपका नॉमिनेशन भी एक्सेप्ट हुआ। हाँ, बीजेपी वालों ने हाँ, चैलेंज किया, सुन लीजिए, रिजेक्ट कर दिया गया उसको। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हमारा व्यापार या हमारा प्रोफेशन इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन हो, कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बिजनेस भी करते हैं। आपका स्टेटस एनआरआई का है ना? एनआरआई का स्टेटस टैक्स और फेरा पर्पसेस के लिए है, वो तो स्पेसिफिक एक्ट्स है। अभी उसका भी सुन लीजिए। मैं 1988 में यूबी को मैं ग्लोबल कॉर्पोरेशन बनाया 26 देशों में। उसकी बात मैं करता हूँ, आपने एनआरआई की बात है, आप तो दोनों तरह सुन लीजिए, उसके ऊपर बिजनेस के ऊपर आने वाला हूं। आप सुन लीजिए, उसका भी कारण है ना। एनआरआई बनने के पीछे कारण है आपका? कारण है कि 1988 में काफी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आई यूबी की इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के प्रकार हम ओवरसीज बिजनेस नहीं कर सकते थे उस समय। तो आपने अपना लिकर बिजनेस बढ़ाना है सारा का सारा? लिकर और पेंट और कई और बिजनेस करते हैं हम, खाली लिकर नहीं। लिकर कितना टर्नओवर का शेयर है आपके टोटल बिजनेस का? 40% इंडियन मार्केट है, कोई 2,500 करोड़ की लिकर है। और उसको भी तो बढ़ाना आपका उद्देश्य होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन उसकी बात मैं करता हूं। लेकिन एक चीज है, लेट मी गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि वॉट एवर माई बी माई प्रोफेशन, आई हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन इन माई कंट्री। तो उस प्रकार से जो भी कहा गया एनआरआई या फॉरेनर, ये सब बकवास। और रिटर्निंग ऑफिसर और चीफ इलेक्शन कमीशन ने सही डिसीजन लिया कि ही इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट। अब सुनिए, मैं तो अपने यूबी की बात करता हूं। हमारी अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री अगले साल 18,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू दिया स्टेट्स को। उसमें से समझ लीजिए 40% यूबी की कंट्रीब्यूशन है। 18,000 करोड़ में 40% आपने दिया? हमने दिया। तो शराब का धंधा बढ़ा बढ़ा करके आपने पैसे बहुत दिए। शराब का धंधा तो खुद बढ़ रहा है ना। मैं किसी का गला पकड़ के पिला तो नहीं रहा हूं। नहीं, अपना प्रमोशन कर रहे हैं बिजनेस। प्रमोशन क्यों नहीं करूं, सब कोई कर रहा है। ये तो दिस इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट। इफ फॉरेनर्स आर बीइंग अलाउड टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, ड्यूटी कम करते जा रहे हैं सरकार। तो आप फॉरेन लिकर से भी कर रहे होंगे अपना कोई ना कोई जॉइंट वेंचर चलाने की कोशिश कर रहे होंगे? जॉइंट वेंचर तो है, लेकिन हमको अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्री पहले बचाने का मेरा प्रायोरिटी है। और बहुत सारे लोग हैं जो मैं एक सवाल छोटा करूंगा, आप छोटा जवाब दीजिए। आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपका बिजनेस प्रमोट करना है या राज्यसभा का प्रमोट करना है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हमारे सीधा जवाब दो। योर प्रायोरिटी इज ऑब्वियसली बिजनेस ना? नहीं, आप सुन तो लो। मेरा बिजनेस बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हमारे फर्स्ट क्लास प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है। अब अगले ये अप्रैल 15 से स्वेरिंग इन के बाद मैं तो दिल्ली में बैठा हूं। आपसे तो रोज मिलता हूं मैं सेंट्रल हॉल में। हाँ, मैं तो इधर ही बैठता हूं। मेरा बिजनेस को देखने का टाइम कहाँ मिलता है मेरे को? बिजनेस अपना प्रमोट होता रहेगा, आप उसमें इंटरेस्ट तो लेंगे ना प्रमोशन में एज ए चेयरमैन? देखिए, हम सुपरवाइज तो करेंगे, लेकिन पहले जो था स्थिति जहां मैं फुल टाइम मैं बिजनेस पे ध्यान लगाता था, अब तो मैं ध्यान राज्यसभा में दे रहा हूं। एक बात, आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात की कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इलेक्शन लड़ना। मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आपने इसकी कसम खाई थी। हाँ, बिल्कुल। आपने कि इसको प्रोटेक्ट करेंगे। बिल्कुल। इसमें आर्टिकल 47 में लिखा है कि प्रोहिबिशन को प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है। तो आप जो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा देखिए, आपने इसकी कसम खाई है और जो आपने कहा कि मैं बिजनेस प्रमोट करूंगा। सुनिए, तो राज्यसभा की मेंबरशिप चली जाएगी आप? नहीं, ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है। आपने इसकी कसम खाई है। हाँ, तो क्या लिखा है इसमें? लिखा है आर्टिकल 47 की आई विल फॉलो द
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट प्रोहिबिशन। एंडेवर इज नॉट मैंडेटरी माय फ्रेंड। इट इज मैंडेटरी। नो इट इज नॉट। आप उस एंडेवर के खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एंडेवर हो ही नहीं सकता। कोशिश, देखिए कोशिश, आप कोशिश के खिलाफ प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो खुद टेलीविजन में आ चुका हूं जहां मैं खुद कहा हूं टीवी पे कि पीना हो तो ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड पी के गाड़ी कभी मत चलाना। खुद का मैं संविधान में लिकर का प्रमोशन बंद होना चाहिए। गलत है ये कॉन्स्टिट्यूशन गलत है या आप कह रहे हैं कि नहीं गलत। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप तो आप कह रहे हैं। राज्यसभा में कोशिश करेंगे इस अमेंडमेंट को कराने की? क्या क्यों वो तो सरकार करेंगे ना। आप तो राज्यसभा में लॉ मेकर हैं। मैं लॉ मेकर, मैं एक लॉ ब्रेकर भी हैं आप। अब एक नहीं, बिल्कुल लॉ ब्रेकर नहीं हूं। देखिए एंडेवर जहां पर गुजरात में अभी प्रोहिबिशन है, मैं बेचने का थोड़ी कोशिश करता हूं। ऑन दी कॉन्ट्ररी जो माल स्मगल होती है तो क्राइम हो जाएगा अगर गुजरात में। नहीं जी, नेबरिंग स्टेट्स आप क्या कर रहे हैं? जाके अहमदाबाद खुद होके आइए, जो ब्रांड आपको लिकर के चाहिए मिल जाएगा आपको। वो तो आपका ब्रांड भी बिना खाए दिए मिल जाता है। वो कैसे आ जाता है? हमारा ब्रांड नहीं, मैं तो वैसे आपको ये पता है कि हमारा आई हैव अ फुल फ्लेजेड विजिलेंस स्क्वाड विद इन यूबी ग्रुप। जी आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ आप स्पिरिट बेचने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत सारे एंडेवर्स लिखे हैं, कोई फॉलो करता है? आप ये देखिए, आई हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डू बिजनेस, इट इज विद इन द लॉ, माई बिजनेस इज लाइसेंस। सुन लीजिए, मैं बिना लाइसेंस का मैं अपना व्यापार नहीं कर सकता हूं। हर स्टेज में हमारा बिजनेस का लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन में लाइसेंसिंग है, सुन लीजिए। लॉबी तो राज्यसभा में करेंगे कि लिकर बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कम होनी चाहिए? नहीं, मैं क्यों करूं? हमारा क्या जरूरत है? मैं अकेला राज्यसभा में खड़ा होकर हमें क्या करना है? प्लस सुन लीजिए, एज पर दिस वेरी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर टोटल प्रोहिबिशन का बिल आया राज्यसभा में, आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं? सुन लीजिए, हो ही नहीं सकता। नहीं कोई आया है, बिकॉज यू आर रीडिंग व्हाट इज कन्वीनियंट टू यू आर नॉट रीडिंग व्हाट इज इनकन्वीनियंट। टेल मी व्हाट शुड आई रीड? नो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेज माय फ्रेंड that liquor is a state subject. It is not a central government subject. But the constitution is valid to states and central. So then you should catch hold of every chief minister and say, why are you not promoting the constitution of India? अच्छा, शराब के स्पिरिट में कॉन्फ्लिक्ट तो है, छोड़िए उस बात को। पर एक बात और है, एनआरआई स्टेटस बनाने के लिए आपको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज आपको बाहर रहना पड़ता है देश से। वो तो पीरियड हो चुका है। मैं 1988 से जो है कॉन्टिन्यूटी स्टेटस एनआरआई का बनाने के बाद आप पढ़िए ना, आप लॉ, you can stay in India. I can stay in India for 365 days and be resident, but not ordinary resident. Okay? Because I have served my time as a full-fledged NRI from 1988. 1990. You got that. और तभी भी सुन लीजिए, मैं ये सारा जो है मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया था। आप देखिए कि पार्लियामेंट कितने दिन के लिए बैठता है? 120-115 दिन के लिए बैठता है। ठीक है, तो हो गया काम। नहीं, पर कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग होती है उसके बाद इंटरसेशन में। तो 6 मंथ ले लीजिए, 180 डेज ले लीजिए। मतलब आप विदेश का भी मजा लेना चाहते हैं, देश का भी मजा लेना चाहते हैं? मजा की बात नहीं जी, मजा की बात नहीं है। हम जहां इन्वेस्ट यूबी किया है, फायदा हुआ यूबी को, यूबी की शेयर होल्डर्स को फायदा हुआ, देश को फायदा हुआ। क्या अमेरिका और ब्रिटिश मल्टीनेशनल्स हो सकता है इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी? तो आप भी नॉन रेजिडेंट होकर रेजिडेंट के लिए कानून बनाएंगे यहाँ पर बैठ के? नहीं, क्यों? क्या आपके बच्चे, आपकी फैमिली सब बाहर रहेंगे और यहाँ के लिए आप कानून बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, प्रभु जी। अभी जो सरकार ने इस बजट में इतनी कंसेशन दिया है एनआरआई को, क्यों दिया? वो चाहते हैं ना कि उनको राज्यसभा मेंबर बनने के लिए नहीं दिया कंसेशन, बिजनेस के लिए। राज्यसभा मेंबरशिप पे आप इतना ध्यान ना कर दीजिए, क्योंकि राज्यसभा मेंबरशिप, विजय माल्या इन हिज पर्सनल कैपेसिटी इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू हिज कंट्री। व्हाट आई डू फॉर माय बिजनेस, आई डू फॉर माय शेयर होल्डर्स। माय शेयर होल्डर्स ऑफ मैकडॉवेल, चाहे हम ये शराब की बिजनेस किया कि फर्टिलाइजर की किया, शेयर होल्डर ही रहेगा। माल्या जी, और शेयर होल्डर को रिटर्न देने के लिए मेरा जिम्मेदारी है। वो तो आप प्रमोशन लेकर बिजनेस होगा आपका। फिर आपको लेकर के मैं आपका लॉजिक की बात कर रहा हूँ। अगर आपका लॉजिक में मान लें, आपका लॉजिक में मान लें, मैं आपका लॉजिक मान लेता हूँ। सुन लीजिए, नहीं, लॉजिक मानने की जरूरत नहीं, फैक्ट देखिए। मेरा फैक्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और बिल्कुल लिखा है। 2 और 3 दो मेरा काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश ने चौथे बारी प्रोहिबिशन लगाया, मैं कोऑपरेट किया, अपनी यूनिट सारे बंद कर दी।
जब पोअर खुद सरकार आंध्र ने प्रदेश में काफी इलीगल लीकर पकड़ा जाता है, उसमें कई नहीं आपके पकड़ा ब्रांड भी जाता होते हैं, है। बाकियों के भी होते हैं। बिल्कुल नहीं हर पकड़ा साल जाता है में। क्योंकि वो स्टेट कंट्रोल्ड है। मैं तो आपका एनआरआई की लॉजिक में वापस, एनआरआई जी आपने कहा कि हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसका आपके लॉजिक को माने तो प्रधानमंत्री देश का, प्रेसिडेंट, सब कुछ एनआरआई हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? गांधी जी आपकी- एनआरए नहीं थे? गांधी जी कहां से आया? साउथ अफ्रीका से आया ना, एनआरए नहीं थे, खाली मैं एनआरए हो गया। बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को कि गांधी जी बाद एनआरआई वहां से आए थे। He has come from South Africa. So has anybody objected? उसमें तो सारे ब्रिटेन में पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे, हाँ, हमारे यहाँ एडिटर हमारे यहाँ, जमाने दूसरे थे तो कानून भी दूसरा था ना। इसका मतलब वो एनआरआई थे, इसलिए तो यहाँ के राष्ट्रपिता बन गए NRI वो। क्यों ध्यान दे रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे डोंट फोकस ऑन NR, फोकस ऑन I इज इंडियन। तो अब देखेंगे कि आप अगले 6 साल में कितना कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं। आप देश का भला करेंगे या बिजनेस का, आपकी समस्या हम देखते रहेंगे। देखते आपके रहिए। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। अगले हफ्ते आज ही के दिन फिर आएगी बारी एक और हस्ती की, जिससे हम करेंगे बात। तब तक कीजिए इंतजार और देखते रहिए आज तक।